नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आज सुनिए एक अज्ञात लेखक का उपन्यास भाभी का तृतीय अध्याय। इसके पहले के 2 अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। कुछ दिन पहले छोटे भैया देवधर की भांति और कौन निरह था, और बड़े भैया का शासन, मझले भैया का शासन और उस पर भाभियों की हुकूमत सबको सहन करते हुए कि उनका जीवन गुलामी करने के लिए ही बनाया गया था, या यूं कहें कि विनयशीलता का गुण उनमें सबसे प्रमुख था। पर इधर के उनके आचरण को देखकर तो मैं उन्हें अपना वह छोटा भैया मानने को ही तैयार न थी। उनमें इतने साहस और इतनी दृढ़ता की तो मैंने कल्पना भी न कर की थी। मेरा तो अब भी विचार है कि छोटी भाभी की दृढ़ता ही उन्हें दृढ़ बनाए हुए थी। जिस दिन वे घर से निकले थे उसी दिन से उस छोटे से मकान में एक परिणत वयस्क अनुभवी गृहस्थ की भांति रहते थे। संध्या समय उन्होंने घर छोड़ा था। बड़े भैया के अनुरोध से केवल उसी दिन घर आकर भोजन किया था, पर प्रातः काल से ही सब कुछ जुटा लिया, जैसे इस दिन के लिए वे पहले से ही पूरी तरह तैयार हों। छोटी भाभी में भी उसी दिन से ना जाने कहाँ से सद्बुद्धि आ गई थी। जिसे देखो वहीं आकर उनके प्रबंध और परिश्रम की प्रशंसा करने लगता। सरन नाई ने आकर कहा, छोटी बहू के घर से आ रही हूँ? बड़ी भाभी ने उत्सुक होकर पूछा। देख आई कैसे रहती है, सरन ने उत्तर दिया। और तो चाहे जैसी हूँ, पर छोटी बहू परिश्रम खूब करती है। घर तो 4 ही दिन में ऐसा कर दिया कि थोड़ी देर बैठने को जी चाहवे है। यह सुनकर भाभी को कैसा लगा यह तो नहीं कहा जा सकता, पर मैं कुछ अप्रतिभ अवश्य हो गई। पर तुरंत ही बोली, अब अपना घर है, करेंगी नहीं तो कौन करने हैगा। यहाँ भी तो रहती थी, क्या तब भी इसी तरह काम करती थी? तुम ही बताओ सरन। सरन बेचारी क्या कहे, उसने सिर हिला दिया। पर भाभी यूं कब छोड़ने वाली थी। बोली, तुम तो देखती थी बिना कलह के घर में कौर नसीब होता था। आखिर सरन को कहना पड़ा, ठीक कहती हो बहू जी, अपना घर तो अपना ही घर है। भाभी, मेरा जीवन तो इस घर में यूं ही गया, ना कभी अच्छा खा पाई ना अच्छा पहन पाई। दिन रात गृहस्थी के जंजाल में पिसते ही बीता है। जब से ब्याह कर आई हूँ तब से ना कभी सास का सुख देखा ना देवरानियों का। मेरी ओर देखकर बोली, ननद बेचारी का तो देखती ही क्या, वह जब कुछ करने लायक हुई तो पराए घर की हो गई। सरन हंसकर कहने लगी, बहू जी यह तो मैं कैसे मानूं, आप ही तो इतने बड़े घर की मालकिन हैं। आपकी बात किसने कब डाली है? देवर आपके आज्ञाकारी हैं, आज अलग हो गए तो क्या, वह मुंह तो आपका ही देखते हैं। भाभी बोली, नहीं सरन, यह सब कहने की बातें हैं, किया कराया कौन मानता है, लाज बड़ों को ही आती है, छोटों को इतना ख्याल कहाँ है। सरन, अरे मैं कैसे मानूं बहू जी, 2-3 दिन से बराबर देख रही हूँ छोटे बाबू का मुंह सूख कर कुमला गया है। सब काम करते हुए भी छोटू बहू की हर वक्त भीगी रहती हैं आंखें। वे अलग रहकर क्या सुखी हैं? क्या वे अलग रह सकेंगे? भाभी, सब रह सकेंगे, ना रह सकते तो क्यों जाते? उन्हें निकाला था क्या? अपने आप चलकर ही गए हैं ना। इस समय तक रामू का उपद्रव असहनीय हो गया था। वह माँ से खाने के लिए कोई चीज मांगते मांगते थककर स्वयं लकड़ी लेकर भीतर पहुंचा था और उसी के सहारे ऊपर रखे हुए कटोरदान को गिरा दिया। कटोरदान के गिरने से नीचे रखी बोतलें चूर चूर हो गई थी, इसलिए भाभी शीघ्रता से उधर चली गई। वैसे शायद मुझे ही भेज देती, पर उधर 2-4 दिन से मुझसे वे बहुत थोड़ा बोलती थी। उनके चले जाने पर मैंने धीरे से सरन से पूछा, छोटी भाभी मेरी भी याद करती हैं? क्यों ना करेंगी, तुम तो उनकी जबान पर ही रखी रहती हो। तो भी आश्चर्य है, तुम 4 दिन में एक बार भी उन्हें देखने ना गई। कहकर वह मेरे मुंह की ओर देखने लगी। फिर बोली, बड़ी बहू जब तक आ रही है तब तक आओ, तुम्हारी चोटी गूंथ दूं। कंघी और तेल की शीशी वह जाकर स्वयं उठा लाई और बिना कुछ कहे मेरे केश खूंदने लगी। तब मैंने चलाकर कहा, मेरी तो इच्छा है थोड़ा छोटी भाभी को जाकर देख आऊं। एक हाथ से केशों को थामकर और दूसरे हाथ से कंघी लगाकर वह बोल उठी, तो बाधा क्या है, कहीं दूर तो है नहीं। अन्नपूर्णा का मंदिर तो दूर है, पर वह मकान तो यह रहा। सो तो जानती हूँ, मैंने कहा। सरन, तो क्या बहू जी कुछ कहेंगी? ना, कभी ना कहेंगी, और तुम्हारे लिए छोटी और बड़ी दोनों भाभी तो एक सी हैं। कहो तो मैं साथ चलूं? मैं बोली, अच्छी बात है, जरा भाभी से कह दूं, फिर चलूंगी। सरन के हाथ और कंघी दोनों मेरे केशों में उलझ रहे थे। वह उन्हीं को सुलझाने में लगी रही, बोली नहीं। मेरे भी मन में एकाएक एक घटना याद आ गई। सामने वाले आले में चीनी का एक फूटा मर्तबान रखा है,
उस पर अकस्मात मेरी दृष्टि जा पड़ी और उससे संबंधित समस्त बात याद आ गई। 6-7 महीने पहले छोटी भाभी के गांव से कोई आदमी आया था। उसी के हाथों उनके मायके वालों ने थोड़ी सी मिठाई और कुछ अमरूद भेज दिए थे। बड़ी भाभी बरामदे में बैठी रामू के कपड़े रख रही थी। बड़े भैया, क्योंकि वे ही प्रायः घर पर रहते हैं, जब हंसते हुए उन्हें उठकर भीतर लाए, बड़ी भाभी को यह कहकर देने लगे, लो रखो। भाभी ने पूछा, ये क्या है? मिठाई और फल है, ससुराल से आए हैं। बड़ी भाभी ने समझा शायद उनके मायके की सौगात है। झटपट बोली, इधर ले आओ भैया, राधाचरण के लड़के का मुंडन हुआ होगा। बड़े भैया ने भी मानो उन्हें चिढ़ाने के लिए ही कहा। वे हंसकर बोले, मुंडन तो हो गया है, परंतु यह तुम्हारे मायके से नहीं आया है, यह तो देवधर की ससुराल से एक आदमी लाया है। भाभी का मुंह छोटा सा हो गया, परंतु उसको छिपाते हुए कहने लगी, देवधर की ससुराल से? क्यों, क्या किसी का ब्याह है? सो कुछ नहीं, यूं ही भेज दिया। गरीब आदमी इस तरह लेना देना जानते हैं। जिनके पास कमी नहीं है वे तो लेन देने में संकोच करते हैं। इसका मतलब? भाभी ने पूछा। भैया, इसका मतलब यही कि राधाचरण के लड़के का मुंडन भी हो जाए और तुम्हें पूछा तक न जाए। भाभी बोली, चलो रहने भी दो, मैं क्या भूखी हूँ, और इस तरह लाकर जो दिखा रहे हो सो क्या मोहन भोग भेज दिया, लाओ देखूं तो। यह कहकर उन्होंने खोल कर देखा, फिर क्रोध से फुफकार कर बोले, इसी पर इतने फूल रहे हो? ये सड़े गले अमरूद, अरे हमारे यहाँ इन्हें पूछता कौन है? और यह बरसों की पड़ी मिठाई, जानवर भी जिसे न छुएं, ले जाओ, जिसके लिए आई है उसी को दो। उन्होंने मिठाई और अमरूदों की पोटली बड़े जोर से आंगन में फेंक दी। पोटली के धक्के से खड़ी की हुई चारपाई के हिल जाने से बर्तनों की टोकरी उलट पड़ी और झनझनाकर बड़े वेग से बर्तन गिर पड़े। मैं छोटी भाभी के कहने से मर्तबान उठाकर ऊपर रख रही थी, वह मेरे हाथ से छूट गया और दूसरे मर्तबान से टकरा गया। बड़ी भाभी उधर कुपित हो रही थी, परंतु उनके कान शायद हम लोगों की ओर ही थे। आवाज सुनते ही चिल्ला पड़ी, अरे क्या फोड़ डाला, सब सत्यानाशी इकट्ठे हुए हैं। एक भी काम करने को दे दिया जाए तो बस फिर क्या, इस पर इतने मिजाज की पैर जमीन पर नहीं रखना चाहती, मानो अपने घर में तो पालना ही झूलती हो। मैं चुप रही, छोटी भाभी भी चुप ही रही। बड़ी भाभी ने उनकी 7 पीढ़ियों को स्वर्ग से बुलाकर खरी खोटी सुना डाली। आज की सड़ी गली मिठाई और अमरूदों का भी जिक्र कर दिया। छोटी भाभी के आगमन से अब तक जितने भी नुकसान हुए थे सब उनके मत्थे मढ़कर उन्हें क्या क्या नहीं कह डाला, पर छोटी भाभी चुपचाप सुनती रही, बल्कि पीछे से आकर मेरा मुंह बंद कर दिया और मैं कुछ कह ना सकूं। आखिर मैंने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वे हंसते हुए बोली, ये तो उनके मुंह के फूल हैं, उनसे तुम्हें वंचित करके मैंने जो अपना स्वार्थ साधन ही किया है रानी। जीजी मेरे जीवन में सदा बसंत की सुगंध बसाए रहती है, नहीं तो मैं कब की हताश हो गई होती। मैंने उसी तरह हंसी में कहा, इस सुगंध से तुम ही अपने आंचल को सुशोभित करो भाभी। तुमने मुझे उससे वंचित करके मेरा जो नुकसान किया है उसके लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। वह टूटा हुआ चीनी मिट्टी का मर्तबान आज भी उस दिन की घटना की कहानी मौन शब्दों में कह रहा है। यह सब बात याद करके मेरी आंखों में से आंसू के 2 बूंद छल छल आए। उन्हें मैंने अपनी साड़ी के आंचल से पोंछ डाला। मालूम पड़ता है रामू के कान खींचे गए, इसलिए माँ बेटे साथ साथ लौटे तो माँ छोड़ती ना थी और बेटा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंत में हार कर रामू ने कहा, मुझे छोड़ दे। क्यों? माँ ने पूछा। मैं तेरे घर ना रहूँगा, तू मुझे मारती है। तो कहाँ जाएगा? चाची के घर जाकर रहूँगा, चाची मुझे प्यार करती है। माँ ने बेटे का हाथ झटक दिया और कहा, जा जा निकल, तू भी यहाँ से निकल जा चाची के घर। अब आया तो घर में ना घुसने दूंगी। भाभी ज्यों ही मारने को बड़ी कि रामू भागकर मेरी गोद में छिप गया और सिसक सिसक कर रोने लगा। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, इतना रोता काहे को है, अब कोई ना मारेगा। भाभी ने डांटते हुए कहा, चल इधर चल, अभी से इतनी मुंहजोरी। रामू मेरी गोद में अपने को छिपाते हुए चिल्लाया, बुआ जी। अरे तू तो मेरा राजा बेटा है ना, राजा बेटा कहीं माँ को इतना गुस्सा दिलाते हैं? माँ की बात माननी चाहिए ना। नहीं, मैं तो चाची के पास ही रहूँगा बुआ जी, तुम मुझे पहुँचा दोगी? माँ ने चाची को और सुधा को निकाल दिया है ना। सरन ने शायद पहले ही बात पर ध्यान दे पाया था, इसलिए बोली, बाबू मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चाची के पास पहुँचा दूंगी, बोलो चलोगे? रामू बोला, हाँ सरन ठीक है, मेरे साथ चलना। पर चाची तो ऐसे लड़कों को घर में घुसने ना देगी। मैंने कहा, जानता है जो लड़का अपनी माँ से लड़ता है उसको चाची कभी अपने पास नहीं रखती। रामू, मैं तो नहीं लड़ता हूँ, माँ ही मुझे मारती है। क्या मैंने जानकर बोतलें फोड़ दी? सच बुआ जी, मैंने तो जानकर नहीं फोड़ी, परंतु लड़कों को गुस्सा भी तो नहीं करना चाहिए।
सरन मेरा जूड़ा बांध चुकी थी। बोली, अब मैं बड़ी बहू का सिर भी गूंथ दूँ तब कहोगी तो चलूँगी। मैंने कहा अच्छा। वह उठकर भाभी के पास चली गई। मैं जानती थी भाभी मुझे रोकेंगी नहीं, वही हुआ। उन्होंने कह दिया, जाती क्यों नहीं, मनाई तो नहीं है। मैं, रामू और सरन तीनों घर से निकलकर चले। छोटी भाभी सुधा को नहलाकर उसके बाल सुखा रही थी। झट से मुझे बिठाने लगी। मैंने कहा, भाभी इस तरह तुम क्या मुझे पराया बना डालोगी? क्या मैं अपने आप बैठने के लिए आसन भी तलाश न कर सकूंगी? भाभी ने हंसकर कहा, अच्छी बात है, मैंने तो सोचा था इस घर में तुम्हें यह सब काम कहाँ मिलेगा। और भी एक बात है, तुमने तो अब तक खबर ही ना ली। मैं तो यही समझ बैठी थी कि घर से निकलकर मैं सबके मन से भी निकल गई हूँ। ऐसा कभी हो सकता है भाभी? मैंने कहा, वही तो देखती हूँ भाभी, पर इस तरह कितने दिन और रहोगी? मैं क्या इच्छा से आकर रही हूँ? कहते कहते उनका मुंह फीका हो गया। फिर बोली, रानी तुम तो जानती हो, क्या मेरे व्यथा नहीं होती? अगर मैं अपना हृदय दिखा सकती, तुम्हारे भैया का मुंह देखती हूँ तो मुझे रुलाई आती है, परंतु इसके सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। बोलो है? मैं क्या उत्तर देती, चुप रही। प्रसंग बदलने की चेष्टा करते हुए मैंने रामू से, जो अब तक सहमा हुआ मेरे पास ही बैठा था, कहा, ले उठ जा अपनी चाची के पास। तब तो चाची चाची कर रहा था। भाभी ने रामू को गोद में खींचकर प्यार किया। कहा, बेटा अब तू चाची को भूल जा। देख मैं तो तुझे भूल गई, अपनी माँ को अब प्यार किया कर। रामू कुछ बोला नहीं। इसी समय पड़ोस की एक लड़की ने आकर कहा, रामू को उसकी माँ बुलाती है, ले जाऊं? मुझे बहुत बुरा लगा। भाभी को भी लगा होगा। यह उनकी प्रकृति से नहीं है, किंतु उनकी आकृति से स्पष्ट होता था, परंतु हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वह लड़की रामू से बोली, चल रामू। रामू और सुधा मिट्टी को गीली करके मकान खड़ा करने लगे। रामू ने कहा, मैं नहीं जाता। लड़की ने रामू का हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती खींच ले गई। शायद ऐसा ही आदेश हुआ होगा। भाभी ने ठंडी सांस लेकर कहा, चलो अच्छा ही हुआ, रामू रहता तो तुम्हें आज ही जाना पड़ता, अब 2-1 दिन रह लोगी। मैंने कहा, शायद नहीं, बड़े भैया की देखरेख आजकल विशेष रखनी पड़ती है भाभी। भाभी तो अपने को ही नहीं संभाल पा रही। इस परिवर्तन से सब अस्त व्यस्त हो गया है। आज असमय ही भैया देवधर लौट आए। मुझे देखकर बोले, अरे आज तो बीनू भूल पड़ी। भाभी, आज कैसे आ गए? देवधर, यूं ही सिर में दर्द था। कब से? तबीयत तो ठीक है? भैया देवधर ने कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर में मुझसे पूछने लगे, बीनू, बड़े भैया को नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या श्रीधर नहीं संभाल सकते? मुझे कुछ मालूम ना था। भाभी ने कहा, क्या कहते हो, दादा नौकरी करेंगे? जरूरत होगी तो क्यों ना करेंगे। 3 मील सवेरे जाएंगे, 3 मील शाम को चलकर आएंगे। मैंने सुना है उन्होंने एक कारखाने में नौकरी कर ली है। कहते कहते उनकी आवाज़ भर गई। इस घटना के बाद मेरा रहना जरूरी ना था, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं चली आई। भाभी ने भी नहीं रोका, केवल इतना ही कहा, जल्दी किसी दिन आना। मैंने कहा, आऊँगी। मैं भैया देवधर के साथ संध्या होते होते घर पहुंच गई। बड़े भैया घर पर मौजूद ना थे, ना मझले भैया ही अभी आए थे। भाभी बैठी एक मालिन से बातें कर रही थी। शायद देवर देवरानी के आचरण पर ही टीका टिप्पणी हो रही होगी।